एट द टॉप ऑफ आवर डिफरेंशिएशन नोटेशन कि डी ओवर डी एक्स होता है ना, ये डी एक्स ओवर डी एक्स, ये वही चीज़ है। अच्छा, अब हम इसको आगे देखते हैं। एंटी डेरिवेटिव क्या है? ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज अ न्यू फंक्शन, कि जी वो ओरिजिनल फंक्शन का ही वो फंक्शन, मतलब देखें ना, एक चीज़ को काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, वो ही फंक्शन होगा, वो एंटी डायरेक्ट वो आपका वही ओरिजिनल फंक्शन के उसके अंदर सारे फंक्शन होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब यही है। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन is a new function whose derivative brings us back to the original function. This is also known as indefinite integral. ये भी indefinite integral ही होगा। देखे ना, एक चीज को कहने का मतलब एक चीज को काटते जाएं फिर वही चीज, फिर काटते जाएं वही। ये असल में ना कल किसी को मैंने पढ़ाया है वहां पर यूके में कि जी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं ना, ये हर चीज के नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, जिसको आप कंपास कह लें या कोई भी मैग्नेट कह लें, तो उसका एक नॉर्थ होगा साउथ होगा, उसको काटते जाएं वो जो है ना एंड तक, जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, एटम रह जाता है, वो भी नॉर्थ साउथ पोल होगा। इसी तरह से आपका जो इंडेफिनिट फंक्शन, जब आप इसको डेरिवेट लेते हैं तो एंड तक जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन कहलाएगा, ये नहीं होगा कि कुछ और चीज बन जाए। अच्छा, a definite integral in two dimension gives the area that exists under a curve between two end point, वो होगा डेफिनेट, वो आगे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ, अच्छा अब वो ये करने से पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सी जो है ये क्या है, ये इसको थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट करिए ताकि बार बार बच्चों के ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि ये सी कहाँ से आ गया। पहली स्लाइड में तो ये था ना कि वो उसके अंदर कुछ पानी जो है ना ऑलरेडी मौजूद था, वो सी है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ आप टेक्निकल लैंग्वेज में आप देखें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी ये फिर आ गया, सॉरी ये स्क्रीन फिर आप स्क्रीन पे आ गए हैं, सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये पता नहीं इस पर क्या प्रॉब्लम होती है बार बार। अच्छा जी, ये इस पे ना असल में ना ये कोई जर्क आता है सिग्नल का, कि आपका सिग्नल जो है ना वीक होता है, और जब सिग्नल वीक होता है तो ये रीइंस्टेट कर जाता है उसी तरह से दोबारा से, जो है ना उसी तरह से आपका उसी से ज़ीरो से स्टार्ट लेता है। तो इसलिए ये बार बार जो है ना ये प्रॉब्लम आती है ड्यू टू ट्रांसमिशन मीडिया, ड्यू टू इंटरनेट कंडीशन, ठीक है ना, इसलिए ये यहाँ पर ये इस तरह से हो जाता है। अच्छा जी, कांस्टेंट इंटीग्रेशन is an arbitrary constant added to the end of an antiderivative of a function to indicate that the indefinite integral of that is set of all antiderivative of on a connected domain is only defined up to an additive constant। देखें ये होता ये है कि देखें ना, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो जो कांस्टेंट c होता है वो आप c करके लिख देते हैं। अच्छा, फर्ज करें x का आपने लिया ना, x का जो है ना जी आपने x का लिया इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x1 ओवर 2 x1 x2 ओवर 2 हो जाएगा ना x का इंटीग्रेशन प्लस c। अच्छा, अगर आप x फिर वही आ गया, अगर आप x प्लस 1 का लेंगे इंटीग्रेशन तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है, हेलो तलहा जी, तलहा जी, नहीं इसके अंदर तो आप आपका रोल नंबर क्या है, 028, ये बेटा नहीं, ये मैंने तो रिमूव नहीं किया, और ये देखना वो मैं ही यही कह रहा हूँ कि ये आप ना उसके अंदर आए थे 028, आप नहीं है इस वक्त, नहीं 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 वो मैंने नहीं किया बेटा, ये देखें ना इसके अंदर वो आप नहीं आ रहे, ठीक है ना जी, आप इसके अंदर नहीं आ रहे, आप दोबारा ज्वाइन कर लें, आप दोबारा ज्वाइन, ये इसके अंदर आप आ नहीं रहा, आप आ नहीं रहे, ये टाइप है नेम टाइप करूं आपका फिर FU, एक मिनट, FU 38 के 28, FU सर अमेरिका में भी यही रोले होते हैं, हर जगह यही रोल है बेटा, ये हर जगह हर जगह FU या ठहरे एक मिनट गया ना जी,
हर जगह बेटा यही रोले हैं। एफ, एक मिनट, एफ यू आई आई, एक मिनट, एफ यू आई डैश F20 0 F20 BS डबल E 028। अच्छा, ये अब इसके अंदर नहीं है। वी कुड नॉट फाइंड एनी मैच। एफ यू, एक मिनट, एफ यू आई, एक मिनट, वी कुड नॉट फाइंड एनी मैच। एफ यू आई F20 BS डबल E 028। चलें, आप ना दोबारा कोशिश करें बेटा। ये अब मैं यहाँ पर, आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे आप नहीं हैं, तो मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं किया, ठीक है ना। मैंने यहाँ से, आप मेरी स्क्रीन पे आप दोबारा से कर लें। ये जो है ना, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, देखें बात पता क्या है, अमेरिका और यहाँ का फ़र्क ये है कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी हम बहुत पीछे हैं, तो वहाँ पर जो है ना जी, इंटरनेट जो है ना, वो इंसानी हकूक़ का मसला बना हुआ है। आपको पता है कि वो जो इंसानी हकूक़ होते हैं ना, इंसानी हकूक़ में आप वहाँ पर इंसानी हकूक़ की लिस्ट के अंदर जो है ना, यूरोप में या अमेरिका में आपका वो आ जाता है इंटरनेट, कि जी अगर आप पैदा हो गए हैं ना यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, इंटरनेट जो है ना आपका पार्ट एंड पार्सल है। एक मिनट, मैं तलहा साहब को ये कर लूँ। जी तलहा साहब, अभी क्यों नहीं हो रहा है ये आपका कॉपी टू ज्वाइन इंफॉर्मेशन? ये देखें ना, आप इसके ऊपर आ तो रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर आपका ना ऐड नहीं हो रहा है। या मैं किसी को बुला लूँ फिर इधर हैं? ये मैं कोई आता है ना तो मैं आपको करता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ से मैं किसको आप सारे होल्ड करें एक सेकंड, मैं ये मसला हल कर लूँ तला का, ठीक है ना। आप होल्ड करें, मैं क्योंकि यहाँ है कोई, मैं बुला के लाता हूँ। चलो एक मिनट। सिंपल लिंक से उसे बोले ज्वाइन कर ले, हमने ग्रुप में भेजा है उधर लिंक, मैंने सिंपल ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम किया, हो गया। यार सब नींद में बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। सर कैसे हैं नहीं आप? एक पता है बात, क्या हो रहा है। कैलकुलस की क्लास हो रही है और जो अब भी जो है वो हम जो भी हो रहा इंटीग्रेशन है पढ़ेंगे। करो कभी। अनियन का छिलका खत्म हो गया है। बहन तू चुप कर, तुझे यार मैंने चुप 7 करो कॉल यार, अभी पानी की रिकॉर्डिंग टूटी हो आ रही गई है। अभी सर। आपके नाश्ता कर मार्क्स रहे नहीं हैं यार। मिलेंगे। भाई तू नाश्ता हाँ कर रहा है, हमने मुंह भी शुक्रिया नहीं भाई। धोया। थैंक यू सुमैया। सर ये कोई बच्चे जो है ना वो आते हैं खुद ही ड्रॉप हो जाते हैं, तो दोबारा से वो ज्वाइन नहीं कर पाते। काइंडली ये मसलन ये 28 है ना, ये आए, ये क्लास CR हैं, तो वो इस लिस्ट से ड्रॉप हो गए। वो कह रहे हैं कि अब मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा इसमें ना, इस सेशन को। जो आपने जो लिंक किया ना उनको, हाँ, उस लिंक को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। सिंपल है, उस लिंक को ज्वाइन करेंगे, लिंक को क्लोज करके मैं हाँ जी, दोबारा से उस लिंक को ज्वाइन करेंगे। एक मिनट। वो कह रहे हैं कि जी वो टाइम मैं हो नहीं पा रहा, हो जाएगा। एक मिनट। अच्छा, ये बार बार ये स्क्रीन के ऊपर क्यों आ रहा है? मेरा लेक्चर चलते हुए ना सर, ये बार बार जो है ना, चला आप वो कह रहे हैं कि जी आप उस लिंक पे ना दोबारा ज्वाइन करें। हेलो, ये करें ना बात, एक सेकंड, ये इनको बताइए सर। हेलो, तो आप ऐसा करें ना, उस लिंक को दोबारा से ज्वाइन करें। सर जी आती कोई नहीं, अगले हफ्ते से ऑन कैंपस पढ़ेंगे। चलें, वो अल्लाह करे ऑन कैंपस, मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो कैंपस पे आके ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।
मैं ना हो गया कैंप क्या किया मैं सर अभी कैंपस में आज हैं जी, आ जाए बेशक। हम तो जो है ना जी देखें, मैं तो इधर आगे पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा वो क्रिएट नहीं हुआ। मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ। ठीक ठीक है ना सर, जी, हो गया क्या हो गए हैं, चलें चलें, ठीक है। ठीक है। मैं तो यूनिवर्सिटी में, अगर आप यहाँ आते हैं तो, लेकिन ये है कि आप देख लें कि आपको अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं तो बेटा ये मेरा चूंकि हो नहीं रहा, तो मुझे तो कल भी मैं यूनिवर्सिटी में आया था। देखिए ना, ये बार बार आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे लिए तो ये एक नया सरदर्द शुरू हो गया है। देखिए ना, बार बार आप पूरी मेरी स्क्रीन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, और मैं दोबारा से ये आपको यहाँ से वो करने की कोशिश करता हूँ, तब मेरी स्क्रीन पे दोबारा आता है। तो अगर आप इनसे बात कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते तो वैसे भी मेरे ख्याल में वो पेपर हो रहे हैं ना, तो उसके बाद बेशक आप आ जाएंगे। मैं आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हूँ, क्योंकि बार बार सर वो ये जी 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 बेटा बोलें। सर कंफर्म है कि नेक्स्ट वीक से हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे? ये डेट शीट तो मैंने खुद देखी है। ये BW7 के उसके ऊपर जो है ना, ये डेट शीट आ गई है। आपका पेपर जो है ना, मेरा ख्याल है कि शायद 26 को हो रहा है गालबन, या 29 को 25 को शुरू हो रहे हैं सर हमारे। नहीं, कैलकुलस का पेपर मैं वो देख रहा था कि 26 को है या 29 को है, इस तरह से कुछ करके। नेक्स्ट सैटरडे को है सर, नेक्स्ट सैटरडे को। मतलब वो भी, मतलब ना एक वो मेरे पास दो है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका, तो मैं उनकी डेट देख रहा जी। था कि आपके दोनों पेपर जो है ना वो आ गए हैं। तो वो मेरे लिए तो बेटा एक देखना एक सिरदर्दी है अच्छी खासी, कि मैं घर से निकलता हूँ 7 बजे कल, बल्कि जो मिस मैच हुआ है, मैं तकरीबन 7:30 का निकला हुआ, तकरीबन यहाँ 8:45 बजे पहुँचा था। आज खैर रास्ते खुले थे, ठीक है ना जी, आज मैं 8:15 यहाँ पहुँच गया था। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बराबर है कि आप यहाँ आगे पढ़ें, बल्कि बोर्ड के ऊपर पढ़ाना और आसान होता है, और क्या होता ही आसान है। मैथ को आप कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ मेरी मजबूरी है। देखे ना, 2 दिन लगा के, कल आप लोगों ने जब बताया मुझे कि जी समझ नहीं आ रही, तो अब मैंने ये स्लाइड को दोबारा तैयार किया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये एक एक स्लाइड को दोबारा मैंने वो यहाँ पर वो करके रात को 12-1 बजे मैंने ख़त्म किया आपका लेक्चर। तब जाके ना इस काबिल हुआ हूँ कि आपको मैं बोल सकूँ यहाँ पर। लेकिन जबकि मैं अगर बोर्ड पे हूँ तो मेरे लिए तो आधे घंटे का काम होता है आपका लेक्चर तैयार करना, इसलिए ये प्रॉब्लम है। सर ऑनलाइन मैथ की तो कक समझ नहीं आती सर। चले कोई बात नहीं, ये देखे ना, ये आगे मैंने थोड़े से इसलिए ना कुछ थोड़ी, जिस तरह पहली स्लाइड है ना, आगे दिलचस्पी के लिए कुछ चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और इंटरेस्ट पैदा होगी, आप देखिएगा। अच्छा जी, ये कांस्टेंट सी की मैं बात कर रहा था। अच्छा, कांस्टेंट जो है ना, ये आपका, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एक्स का इंटीग्रेट लेंगे ना, एक्स का, तो कांस्टेंट सी आएगा। लेकिन जो भी आए x2/2, लेकिन अगर आप x+1 का लेंगे ना, तो उसका भी सी आएगा। अच्छा, जब आप एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास दोनों को बराबर रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, कि अगर आप x का जो है ना, आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, x² मतलब ना /2 हो जाएगा। ये मतलब ना, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे x दोबारा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लेंगे ना, x+1 नहीं बनेगा। तो इसलिए वो कलेक्टिवली डिसाइड करके आप c डाल देते हैं कि c का मतलब जो है ना, c के अंदर जो है ना, वो 1 भी ऐड हो जाता है, दूसरा भी ऐड होता है। इस तरह से जो है ना, आप कलेक्टिवली वो c डालते हैं, ताकि अगर आप x का जो इंटीग्रेशन लेते हैं वो तब भी c आए, x+1 का अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तब भी c आए, ठीक है ना। ताकि आप जब डेरिवेटिव लें तो आप c को उसी तरह से डिफाइन कर लें जिस तरह से आपने इंटीग्रेट किया हुआ था। तो ये कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि c हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंस द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, any constant may be added to an indefinite integral antiderivative and will still correspond to the same integral. Another way of stating this is that antiderivative is a non-unique inverse of derivative. For this reason, indefinite integral are often written from in the form के इंटेग्रल। देखना, डेफिनेट इंटेग्रल में तो आपको पता होता है कि ये वैल्यू आती है, उसमें अगर आप c ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं तो उसके अंदर c आपने लाजमी लिखना है, कि आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से बाउंड्री उसकी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई।
कि जी इधर ना इधर है कुछ ना ऊपर कुछ है, तो ये बाउंड्री लेस है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल, लिहाजा उसके अंदर सी जो है ना उसका लाजमी हिस्सा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है ना जी हम यहाँ थोड़ा सा इसको एलेबोरेट मैंने कर दिया है। फॉर एग्जांपल देखें ना, अब इसको रिकवर कैसे करते हैं, कि एग्जांपल है आपके पास ये कि जी ग्राफ ऑफ फंक्शन y is equal to 3x square plus 4 contains point 2 and 6। अब देखें ना स्क्रीन के ऊपर फिर आप आ गए हैं, मुझे दोबारा से फिर वही काम करना पड़ रहा है, सॉरी बेटा। ये वो जो है ना जी मैं बात कर रहा था यूरोप की, किसी ने बात कर रहा कि यूरोप में ये हमारा हिस्सा है कि आपको पैदा होते ही इंटरनेट की सहूलत जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ हम पेमेंट भी करते हैं, तब भी हमारे पास जो है ना, मैं पहले PTCL होता था, फिर पता नहीं और कौन सा आ गया, अब नया टेल मैंने लिया है। अब नया टेल जब से लिया है ना, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर हमारे मोहल्ले में आ गया है, तो अब मैं थोड़ा सा सुखी हो गया हूँ घर में। ठीक है ना जी, तो अदरवाइज मेरे लिए प्रॉब्लम कहीं जाके क्लास UK में क्लास पढ़ाता हूँ ना, मैं कभी कहीं जाता था कभी कहीं जाता था, तो अब यहाँ जो है ना आपके लिए मैं सुबह सुबह उठ के यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आता हूँ IT लैब के अंदर आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए। उसके बाद अब मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ये मेरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी है। ठीक है ना जी, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक क्लास हुई, फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगा। यहाँ जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ स्टाफ है। ठीक है ना, और ये यहाँ पर जो है ना मैं मिनट के बाद मुझे IT वालों की मिन्नतें करनी पड़ रही है कि यार मेरा थ्रू नहीं हो रहा, बुरा नहीं हो रहा। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि जी हमारे यहाँ क्या हालात हैं। हमारे यहाँ ये फिजिबल है, ऑनलाइन क्लासें फिजिबल हैं या नहीं है, बस ये हालात हैं। आप तो फिर यहाँ सुखी हैं, UET टेक्सला में तो बेटा वो गाँव से लोग आते हैं, DI खान से, DG खान से, बहालपुर से, पेशावर से, वो बेचारे तो इतने परेशान होते हैं ना, तो इंतहा नहीं है कोई कि गाँव के अंदर इंटरनेट नहीं है जी। ऊपर से क्विज उन्होंने डाल दिया है, वो बेचारे मारे बाद का वो जो है ना, वो पता नहीं गुजर खान से आके ना, वो मेरे बेटे का दोस्त घर में आके ना वो टेस्ट दे रहा होता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम तो है। अच्छा जी, चलें हम छोड़ें ये चीज़ें। यहाँ देखें y is equal to 3x square plus 4 contains the point 216। let us call this initial condition for the function। आप यहाँ इसका देखें, इसका डेरिवेटिव लें कि जी देखें ये डेरिवेटिव लिया इसका कि जी ये जो है ना जी इंटीग्रेशन ली ना, ये इंटीग्रेशन ली, ये ना 3 नहीं डेरिवेटिव लिया, ये डेरिवेटिव लिया 6x, डेरिवेटिव 6x विद दिस इनिशियल कंडीशन। क्या आप देखें ना कि इसकी 16 जो है ना y है, x 2 है और ये 2 है, तो अब आप इसका आप इंटीग्रल लेंगे ना, इसका इंटीग्रल लें तो 6x dx, और जब आप ये लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें ना ये y जो है ना ये यहाँ c आ गया, अब देख रहे हैं y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ ये c आया। अब c क्या है, c 4 के बराबर कैसे होगा, सिंस वी वर टोल्ड दैट y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर देखना ये कंडीशन लगा दी थी ग्राफ के ऊपर। ठीक है ना जी, अच्छा we substitute these value into the solution, 16 is equal to 3 times 2 into 2 is plus c, 2 into 2 is plus c, so c automatically जो है ना वो 4 हो जाएगा। so the original function is y equal to 3x square plus 4। ये एग्जांपल मैंने आपको बताने से के लिए दी है ताकि कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रही थी। ये अगर कहें कि c क्या चीज़ है, कहाँ से रिकवर हो रहा है c, तो इसलिए ये जो है ना मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल जो है ना ये दी है। अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जी हम बात कर रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रल जहाँ c होता है, लेकिन अगर डेफिनेट है तो ये इसकी बाउंड्री जो है ना मौजूद होती हैं कि जी ये बाउंड्री जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना अगर है तो ये बाउंड्री है, और अगर बाउंड्री लेस है, देखे ना यहाँ बाउंड्री नहीं है, इधर से कहीं से फिर पीछे से आ रहा है और इधर आगे चल रहा है, तो इसको कहेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल और इसको कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। आज के लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल को आगे चलेंगे, इंडेफिनेट फिर किसी वक्त और फिर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम डेफिनेट के ही ऊपर ज़्यादातर बात करेंगे। लेकिन पहले हम डिफाइन कर लें कि इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल होते क्या हैं। अब देखें यहाँ पर कि जी ये इसके अंदर बाउंड्री नहीं है,
ये बाउंड्री नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ बाउंड्री नहीं है, तो ये बाउंड्री लेस है, ठीक है ना जी। यहाँ इसके ऊपर ये A to B ये बाउंड्री है, ठीक है ना, ये बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर फर्क यही होता है। अब आप देखें कि हम इसको हम कैसे करते हैं, होता क्या है ये बेसिकली, ये इस इंटीग्रेशन होती क्या है। देखें ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, फॉर एग्जांपल ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx। हम क्या करते हैं, हम जब इंटीग्रेशन लेते हैं ना, हम उसका एरिया अंडर द कर्व ले रहे होते हैं बेसिकली। हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम टोटल वॉल्यूम, पहली स्लाइड को जरा गौर करें, हम उसका टोटल वॉल्यूम ले रहे होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से ग्राफ की सूरत में हम ये वॉल्यूम क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, स्लाइस बना लेते हैं, ठीक है ना। ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये स्लाइस, ये इन स्लाइस को कहेंगे डेल्टा एक्स। कल समझ नहीं आ रही थी डेल्टा एक्स क्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डेल्टा एक्स और डी एक्स का फर्क भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ बताऊंगा कि डेल्टा एक्स और डी एक्स के अंदर फर्क क्या है। अच्छा, आप देखें कि डेल्टा एक्स हमने इसके बना लिए, we could calculate function at a few point and add up slices with delta x like this, but the answer would not be very accurate। कि हम डेल्टा x जब होते हैं ना, डेल्टा x approaches to dx and dx approaches to 0, क्यों लेते हैं, लिमिट क्यों लगाते हैं इसके ऊपर, ये इसका आंसर जो है ना इस स्लाइड के अंदर मौजूद है। क्या जी देखें, ये हमने डेल्टा एक्स कुछ किसी आपके बनाया ना, वो सॉरी फिर आ गया, एक मिनट मैं दोबारा लोड कर लूँ। देखें ना, ये बार बार मुझे जो है ना स्क्रीन के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बोर्ड के ऊपर जो है एक डायग्राम जो है ना, बेशक आप पूरा लेक्चर जो है ना उसके भुगता लें, आपको डायग्राम जो है ना वो ज़ाया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे लिए जो है ना बार बार जो है ना ये कनेक्शन डिसकनेक्शन, यहाँ पर वो कह के जी आपका यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपका, ठीक है। तो अब मजबूरी ये टीचर की ये है कि टीचर ने तो देख के ही चीज़ बतानी होती है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से इसके ऊपर आते हैं कि जी देखें ये डेल्टा एक्स जो है ना इसे हमने लिया, लेकिन आंसर अभी भी नहीं है। आप ये डेल्टा एक्स को छोटा कर दें, बिल्कुल उसको बिल्कुल छोटा कर दें, we make delta x a lot smaller and add up many small slices, answer is getting better। अब देखें ये डेल्टा x approaches to होता है ना, अप्रोचेज लिमिट आप कर रहे थे, तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा x और छोटा कर दिया तो आपका आंसर जो है ना कुछ बेहतर हो गया, पहले से बेहतर हो गया। अच्छा, अब तीसरी दफा आप देखें कि एंड स्लाइसेस अप्रोचेज विद इन विड्थ, कि जी देखिए डेल्टा एक्स को आपने करते 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 एक पॉइंट बना दिया। पॉइंट क्या होता है, वो डी एक्स होता है, बिल्कुल माइन्यूट एक डॉट, जिसको मैंने आपको बताया था इनफाइनेटसिमल। इनफाइनेटसिमल एक होता है फाइनेट जो डिफाइंड हो, फाइनेट का मतलब कुछ वैल्यू, इनडेफिनेट, इनफाइनेट कि जिसकी कुछ वैल्यू ही ना हो, बिल्कुल ना होने के बराबर एक डॉट हो, नुक्ता हो, और अगर उसका रेट वहां देखें वो dx होगा, रेट dx ओवर dt dx होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि आपका डेल्टा x अप्रोचेस टू dx एंड एज द स्लाइस अप्रोच इन विड्थ द आंसर अप्रोचेस टू द ट्रू आंसर। अब देखिए ना इंटीग्रेशन में यही तो एक मसला है कि जी d ओवर dx आप करते हैं, dy ओवर dx जब आप करते हैं तो इसका मतलब ये है व्हेन dx अप्रोचेस टू 0 अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पूरा सिग्नल ले रहे हैं, अप्रोचेस टू 0 का मतलब पूरा सिग्नल ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि डेल्टा x अप्रोचेस टू dx, आप कहेंगे जी वो वही वैल्यू है, 0 तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो बाउंड्री में जो चीज़ें हैं आप उसको इतना माइन्यूटली लेते हैं कि आप उसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है इंटीग्रेशन से, ठीक है ना जी। वी नाउ राइट dx टू मीन दैट the delta x slices are approaching 0 in width। ये समझ आ गई आपको कि जी डेल्टा x टू dx टू 0,
इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये है कि आप एक्यूरेट वैल्यू लेने के लिए, लेकिन अगर आप डेल्टा एक्स जो है ना आपने वो थोड़ा सा लिया है तो आपका आंसर कम वो सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप और छोटा करते जाएंगे स्लाइस, तो इसका मतलब ये आपका डेल्टा एक्स जो है ना वो बहुत जो है ना वो आपका एक्यूरेट मतलब बेटर होना शुरू हो जाएगा। ता वक्ते के डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डी एक्स एंड डी एक्स अप्रोचेस टू 0, देन इट विल बी ए करेक्ट आंसर और ट्रू आंसर। अब आपको समझ आ गई कि ये डी एक्स और डेल्टा एक्स का फर्क क्या है और ये हम क्यों लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अभी समझ ना आए तो काइंडली मैं अवेलेबल हूँ, बताइए कोई एक स्टूडेंट बता दे, ताकि एक जो है ना एक गवाही हो जाए कि जी मैंने जो बताया है आपको समझ आ गई है। कोई एक स्टूडेंट बताया सर कि एक बार समझ आ दोबारा गया। बता दें सर एक बार से दोबारा बता दें। ठीक है बेटा, ठीक है कि जी ये देखें हमने एरिया, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती है, एरिया अंडर दी कर्व हम उसका कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। कल यही बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने गौर करने के बाद मैं इस नतीजे में, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बेटा, जिस तरह से मैंने डेरिवेटिव आपको समझाया था ना, इसी तरह से मैं चाह रहा कि आप इंटीग्रेशन को जिंदगी भर ना भूलें। तो इसलिए मैं आप देखें ये एरिया अंडर कर्व में क्या करते हैं हम कि हम सर इसको अनियन नहीं यूज करेंगे है जी बेटा अनियन हैं वो तो डेरिवेटिव था ना। अब प्याज को आप दोबारा से तो वो जोड़ नहीं ना सकते, वॉल्यूम जो है ना प्याज को जो है ना काट के आप दोबारा से वो प्याज नहीं बना सकते, आप उसकी इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि वो टेंजिबल थिंग है। आप बोल रहे हैं हम करके लेकिन मैं आप फिर बोलने वाले सर हम उसका अंदर का छिलका निकाल देंगे भाई। लेकिन मैंने तो यहाँ छिलके ऑनियन नहीं कहा, मैंने फ्लो कहा है। फ्लो से वॉल्यूम, मैंने एग्जांपल ही ऐसी दे दिया कि लाजवाब कर दिया आप लोगों को, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैंने वो ऑनियन की तरफ गया है जी, वो सॉलिड चीज है, मैंने फ्लो का जिक्र किया है कि फ्लो देखे ना, फ्लो टैब का फ्लो जो है ना, आप वो किसी बर्तन के अंदर दोबारा से आप वो पाइप लगाएं और फ्लो के अंदर कन्वर्ट कर लें और फ्लो से दोबारा वॉल्यूम में कन्वर्ट कर। मैंने तो वो एग्जाम्पल ही चेंज कर दिया, ऑनियन वाली एग्जाम्पल ही नहीं ली है। नाल दूसरा ये है देखे ना, वो ऑनियन एक उसका एग्जाम्पल थी कि जी आप डेरिवेटिव का एक मेथड आपने वो किया है, ठीक है ना जी। बाकी बहुत सारे वो होंगे ना उसके मेथड, तो उस मेथड में ऑनियन जो है ना वो फिट हो गया। ये कहीं से मुझे एग्जाम्पल मिली थी तो मैंने आपको ला के दी है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी मुझे एग्जाम्पल कहीं से मिली है ताकि आप मकसद समझ जाएं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में फ़र्क क्या है। दोनों जो है ना इंटरचेंजेबल हैं, वाइस वर्सा। जिस तरह से आप 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, 6th सेमेस्टर 7 में कि जी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर्स इलेक्ट्रिक करंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना जी। अब आप देखें ना, मैग्नेटिक फील्ड को जब आप डेरिवेट करते हैं वो करंट में अंदर आ जाता है, जब आप डेरिवेट डीवी ओवर डी आप बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, आई का इंटीग्रेट करते हैं तो वो वोल्टेज आता है, तो टोटल वॉल्यूम वोल्टेज आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल कहीं आप देखेंगे कि वोल्टेज और करंट जो है ना वो कन्वर्टेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली फ्लो जो है ना, फ्लो इज द करंट, पोटेंशियल इज द वॉल्यूम। ये दोनों जो है ना ये मैच कर रहे हैं। आप बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं आपको एनालॉजी बता रहा हूँ कि जब हम करंट पढ़ाते हैं ना, करंट वोल्टेज, हम जो है ना पानी का फ्लो जो है ना उससे शुरू करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी 7th सेमेस्टर को भी मैंने यही एग्जांपल दी है कि जी जो आप छत से पानी गिरा रहे हैं, ज़मीन से लेकर छत तक जो हाइट है वो आपकी पोटेंशियल है, वहाँ से जब पानी गिराएंगे फ्लो होगा, दैट विल बी करंट, ठीक है ना जी। बिल्कुल इसी बुनियाद के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है ना वो जो है ना डैम बनाए जाते हैं। अगर आप जाके डैम देखें ना, अल्लाह करे आपका टूर वहाँ लगे, तो तरबेला डैम में अपने यूनिवर्सिटी से कहें ना कि आपको लेके जाएं, तो बिल्कुल ये फ्लो और वॉल्यूम वाला जो है ना किस्सा वहाँ पर आपको सामने नजर आ जाएगा, ठीक है ना जी। क्या एक तरफ, हाँ मतलब स्टडी टूर जो है ना ये इसके ऊपर हमें भी यूनिवर्सिटी में लेके जाते थे। तो तरबेला जो है ना मैंने उस वक्त देखा हुआ है जब हम फाइनल ईयर में थे, ठीक है ना। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वॉल्यूम एंड फ्लो के का आपस में क्या फ़र्क है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है क्या चीज़, यदि जब आप इंटीग्रेट करते हैं आप करंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो आप पोटेंशियल जो है ना उसका फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है
तो पोटेंशियल फाइंड, पोटेंशियल मीन वॉल्यूम, ठीक है ना जी, और फ्लो मीन करंट। तो ये बेसिकली इसी आपको उसी तरफ ले जाया जा रहा है बेटा, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की तरफ आपको यहाँ से उसी तरफ लेके जाया जा रहा है कि ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है ना जब आप यूज करोगे, अब देखे ना मैंने क्लास थोड़ी देर पहले पढ़ाई है बच्चों को, यही चीजें जो है ना वो फर समझते हैं 7 सेमेस्टर वाले, यही चीजें आप अंदाजा करें कि वो इसके ऊपर मैं एक ग्रुप मेरे साथ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए भी आ गए हैं, ठीक है ना जी। तो बेटा मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि मैं पैसे लेने आया हूँ, मैं यहाँ पर मैं अल्लाह ने मुझे डॉक्टर बनाया है, मैं 2 MS किए हैं, मैंने MBA किया है, मेरी 20 साल का PTCL का एज अ डायरेक्टर एक्सपीरियंस है, 16-17 साल मेरी जो है ना टीचिंग है, ठीक है ना। तो बेटा माशाल्लाह आप जो है ना ये आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेरे स्टूडेंट हैं बेटा, ठीक है ना जी। मैंने इनका प्रोजेक्ट का वाइवा लिया था इनके फाइनल ईयर MSc में, और इनको MS में एक कोर्स भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा आप मुझसे सीख, अब आप जब आप फाइनल फारग होंगे मैं आपकी जॉब के लिए भी हेल्प कर सकता हूँ। UET के अंदर मैं 20, 25, 30 स्टूडेंट जो है ना अभी क्लासें चल रही होती थी फाइनल ईयर की, तो वो इंडस्ट्री में जा चुके होते थे मेरी वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके वेरीफाई कर लें, मैंने 15 करोड़ की लैब जो है ना फ्री में बनवा के दी है PTCL और Huawei ZTE से, उसके अंदर वहाँ UET के अंदर आप जाके देख सकते हैं। उसका नाम है टेक लैब, टेलीकॉम इनोवेशन सेंटर लैब, और उस लैब को ना लोग राणा लैब कहते हैं, राणा लैब, और राणा गुलाम शबीर लैब। और वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना अपने दोस्तों से बनवा कर दी है UET टेक्सला के अंदर, ठीक है ना। आप वहाँ जाके वेरीफाई कर लें, HEC में जाके कंफर्म कर लें कि टेक लैब जो है ना उसकी बैन वो क्या वालियत है, वो मालियत है, वो मालियत 10 करोड़ की मालियत लिख के ना VC ने भेजी है यहाँ पर, यहाँ HEC के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं हाजिर हुआ हूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया है HOD साहब ने, उन्हें, तो मैं आपके सामने आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अगर मैं इधर रहा तो मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ बेटा, इंशाल्लाह ताला। सिर्फ ये पढ़ाना ही काम नहीं होता। आई एम 59, मेरी 59 पे जा रहा हूँ। मेरे 3 MS हैं बेटा, और BSc मेरी UET टेक्सला से है, और ये PhD मेरी IoT के अंदर है, ठीक है ना। आप मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, समझ लें। तो इसलिए बेटा आप जो है ना ये फायदा उठाने की कोशिश करें अगर आप समझते हैं तो। देखे ना मैं कहाँ से ये स्लाइड ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, आपको इंटीग्रेशन सिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। ये स्लाइड की समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं कि जी आप देखें कि हम एरिया अंडर द कर्व जो समझ लिया आपने, अब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड तेज करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है ना, आप देखें कि ये जो है ना फंक्शन है y इक्वल टू fx। हाउ डू वी फाइंड एरिया बट अबव द x एक्सिस, कि जी x एक्सिस के ऊपर है ये जो है ना इसकी इतनी वैल्यू, क्योंकि c इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये है कि c इसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब हम इसको करते हैं कि A to B दीज आर दी बाउंड्री, ये A बाउंड्री का ये पहला हिस्सा, ये दूसरा। तो अब आप इसको जब ऐड अप करते हैं तो आपके पास ये, आप बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप इसको सम कर रहे होते हैं, मतलब ना आप इसको फिलहाल इंटीग्रेशन के वर्ड को भूल जाएं, आप इसको सम कर रहे होते हैं ये वाले, ठीक है ना जी। तो कि जी R1 ये 1 2 3 ये 16 होने चाहिए, 14 होने चाहिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R14 इक्वल टू सम 1 to 14, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा सॉरी दोबारा से किधर चला गया, आप देखें ना ये दोबारा से ये फिर प्रॉब्लम हो गई है। 1 मिनट में ले आऊँ इसको, जाने नहीं देते हम इसको, ले आए सर। अच्छा ये देखें, एक मिनट बच्चे। अच्छा जी आधा टाइम तो हमारा इसी तरह से ज़ाया हो जाता है इसको लाने के लिए, मतलब ना कंप्यूटर से दोबारा लोड करने के लिए और करने के लिए, ठीक है ना। ये देखें, अच्छा जी ये दोनों एज द नंबर ऑफ rectangle used to approximate the area of the region increases, the approximation becomes more accurate। यदि ये R1 R2 अब
देखिए ना, ये डेल्टा एक्स डेल्टा जितने आप इंक्रीज करते जाएंगे आप एक्यूरेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, ये आपका एक्यूरेट होता जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें कि जी इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट एरिया बाय लेटिंग द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगुलर अप्रोच टू जीरो। यही जो उस स्लाइड से हमने नतीजा निकाला। डूइंग दिस जनरेट एन इनफिनिट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ये भी आपको अंदाजा हो गया। अब आप जैसे मर्जी चलते जाएं फर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका एरिया जो है ना, ये शेडेड का हमने लेना है यहाँ से इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक, कि जी एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखें ये सम है और इस सम को आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है। ये लेबनिज फॉर्म है और दूसरी जो है ना वो रीन सम, ये इस तरह का कोई नाम है, वो अभी पता चल जाता है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, सर वैसे मिड टर्म में कितना आएगा? मिड टर्म में जो पढ़ा हुआ पेपर बना हुआ है, छोड़े आप इस चीज को। अभी अभी आप 2-3 स्लाइडें ये पढ़ लें आसानी से जी। सर थोड़ा सा सर बताएं ये ना। स्लाइड सर ये स्लाइड्स हम लोग समझने के लिए आप पढ़ा रहे हैं या पेपर में भी आ सकती हैं स्लाइड? ये बेटा फाइनल ईयर के पेपर में हम डिसाइड करेंगे, ये अभी जो है ना मिड में नहीं है। बात समझ आ गई? नहीं सर सर मैं आपने वैसे 2 नोट्स पूछ रही हूँ किए कि थे, ये मिड में उसी में स्लाइड्स से आएगा। देखिए ये जो है ना, ये थ्योरी जो होती है, ये बाद का मैं आपको मसलन ये ग्राफ दे दिया, मैं ग्राफ आपको ये दे दूंगा जी इंटीग्रेट। अगर आप जनरली कहेंगे ना जी इंटीग्रेशन, अब देखें ना ये एक आ गया है, ये सॉरी ये पीछे की तरफ दोबारा से देखें, ये खुद ही स्लाइडें आगे चलनी शुरू हो गई। ओहो, दोबारा कर लूँगा। ये पता नहीं क्या ये स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, आपके नेट के अंदर प्रॉब्लम है या क्या चक्कर है? सर आपके नेट की प्रॉब्लम? नहीं ये आपके नेट के मुराद ये आपकी यूनिवर्सिटी का नेट है, ठीक है ना जी। सर जी वो चलता ही कब है? ये यूनिवर्सिटी के नेट की बात करो, मेरे घर का नेट तो जो है ना वो अब ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो 10 GB जो है ना, उसके 10 MB जो है ना हर वक्त मौजूद होता है मेरे घर में। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि जी कोई आपको दे दी जाएगी डायग्राम, ठीक है ना, वो डायग्राम के ऊपर आप जो है ना उसके ऊपर कोई वैल्यू होगी मैं दे दूंगा, तो वो आप जो है ना उसका इंटीग्रेशन निकालना है या डेरिवेटिव जो भी निकालना है वो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। फर्ज करें ये ग्राफ मैं आपको दे दूँ, यहाँ को वैल्यू लिख दूँ, यहाँ इसकी वैल्यू लिख दूँ y की, और यहाँ x की को वैल्यू बाउंड्री दे दूँ, तो आप इजीली जो है ना वो कैलकुलेट कर सकती हैं ग्राफ से, ठीक है ना जी। अच्छा, अभी आप देखें कि is the area really given by the anti derivative, वो c वाली बात जो कर रही है। तो अब आप देखें ना यहाँ पर this formula look like an integral, yes। अच्छा, definite integral of f from a to b is a limit of the Riemann sum। ये मैंने आपको बताया ना कि एक अगर हम देखें ना ये स्लाइड रीमान सम, ये देखें ना ये रीमान सम मेथड है, रीमान सम याद रहेगा ना, ये रीमान सम या रीमन सम ये मेथड है आपका। अच्छा, लेकिन अगर ये देखें ये क्या जी रीमन सम को उसने बजाय इसमें लिखने के कि जी कौन इसके स्लाइड बनाया, वो इसने इसको इस तरह से लिख दिया है। ये है लेबनीज, मेरे ख्याल लेबनीज, ये आगे आ जाएगा, लेबनीज है या जो भी है आगे आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा। तो ये दो मेथडोलॉजी है इंटीग्रेट करने की, चाहे आप इससे कर लें चाहे इससे कर लें। इससे करेंगे तो आपको ये स्लाइस बनाने पड़ेंगे। देखें ना ये स्लाइस बन गए ना, डेल्टा एक्स n तक बना दें, ठीक है ना जी। तो xm को आपने n से डिवाइड कर डेल्टा x आ गया आपका। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह से कर दें तो देखिए ना, आप इतनी तरद्दुद और मेहनत करने की बजाय आप स्लाइड बनाते जाएं, कितने बना लेंगे, ये इसका मतलब ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसकी बजाय आप यहाँ ये पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट होगा, चुप करके आप इसका इंटीग्रल निकालें कि बाउंड्री 0 से लेके xm तक है, तो आप उसको इस तरह लेके लेबनीज मेथड जो है ना, तो ये मतलब ना ये आसानी हो गई आपकी इंटीग्रेशन करने की, कि आप रीमन सम जो है ना ये मेथड कर लें या ये कर लें, ठीक है ना जी। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं कि आप इंटीग्रेशन जो है ना इस तरह से कर लें। देखें ना यहाँ पर कि जी लिमिट क्या है इसकी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 यहाँ तक, मतलब ना किसी भी पॉइंट के ऊपर पॉइंट जो है ना वो 0 जो है ना तक,
तो आप इस तरह से आप लिख लें कि आई वांट टू एन एफ एक्स डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ आप क्या करें कि 0 टू एक्स एम एफ एक्स डी एक्स, कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डी एक्स which approaches to 0. Delta x approaches to dx here and dx approaches to 0. इधर क्या है, डेल्टा x approaches to बिल्कुल मान्यूट। अब उस स्लाइसर की स्लाइड को समझ के अगर जिसने समझ लिया है उसके लिए ये आसानी हो गई है। बात समझ आ गई कि अगर आप ये तरीका करेंगे ये रीमन सम होगा, ये करेंगे तो ये होगा लेबनिज। तो दोनों सूरतों में आप लगा सकते हैं, ये आसानी है। आप अमूमन इससे आप एफएससी में आपने इससे किया होगा, ये जो है ना ये कम यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ कॉमन मेथड टू मेक द इंटीग्रेशन ऑफ एनी एरिया अंडर द कर्व, जो है ना ये आप निकाल रहे होते हैं। बात की समझ आ गई स्लाइड की, पिछली स्लाइड की भी आ गई होगी। तो अब आप देखें ना, इसका मतलब ये है कि आप एरिया जो है ना आप इस तरह से लेते हैं कि जी एरिया सम वाई के डेल्टा एक्स, तो आप इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंटीग्रेशन आपको काफ़ी हद तक अब आ गई होगी कि जी बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या। HOD साहब यही कह रहे थे कि आप टीचर जो है ना वो बताएं स्टूडेंट को कि बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होती क्या है, इसका मकसद क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं जहाँ भी हम चाहें। सर जी साहब इतनी टेंशन लेते हैं, खुद क्यों नहीं पढ़ाते यार ये आप ये इधर ही रहें, बेहतर हैं। पॉइंट टू बी नोटेड सर। अच्छा जी, तो अब देखें ये बाउंड्री का वाई डी एक्स ए बी लिमिट, वो उनके पास क्या काम है, देखें ना एडमिनिस्ट्रेटिव लोड इतना ज्यादा होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा ये देखें ये वाइस वर्सा है, ये रीमन्स मेथड है, ये हो गया आपका लेबनिज मेथड। दोनों आप यूज कर सकते हैं कि एग्जैक्ट एरिया एज ए डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप करना चाहें। देखें ना डेल्टा एक्स अप्रोच टू डी एक्स, यहाँ देखें ना ये इसको भी आप देखें कि लिमिट जो है ना, लिमिट भी इसी तरह लगाते हैं कि लिमिट आपने पहले लिमिट पढ़ा है, लिमिट इसीलिए लगाते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा उसके बाद अब आ जाएं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। इस तरह से शो कर सकते हैं आप, जनरल फॉर्म में आप इसको इस तरह से भी शो करते हैं कि आप इसके अंदर ना कि जी देखें वाई एक्स डी एक्स होता है, बेसिकली ये वाई यू डी यू होता है, वाई यू डी होता है। आप चाहे ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए, दोनों सूरतों में चल रहे हैं। अच्छा अब आपको देखें ना, अब आपको यहाँ ये इक्वेशन जो है ना सॉल्व करने का कोई मसला ही नहीं है कि देखें इसकी y1 जो है ना इसकी वैल्यू इतनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और y2 की वैल्यू इतनी है, और समझ आपकी स्लाइड्स नहीं शो हो रही। यहाँ तो आ रही है बेटा, देखें ना यही मसला है ना, यहाँ तो मेरे सामने तो आ रही है सर। इनका 10 GB इंटरनेट का मसला है। तो बेटा दोबारा कनेक्ट हो जाएं। आपका रोल नंबर क्या है बेटा? 021 सर। 020। आप मेरे से बात कर रही हैं, यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि आप देखें ना ये आप ग्लो कर रही हैं, आप मेरे से बात कर रही हैं। तो जो भी स्टूडेंट बात करता है ना तो वो यहाँ पर जो है ना वो पता चल जाता है कि जी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना जी सर। तो ये आप बेटा दोबारा से इसको चेक इन कर लेना। तो यहाँ मेरे पास तो ये है, लेकिन ये कि यहाँ पर वो लिख रहा है कि जी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जी कोई मामला आ रहा है, यहाँ फॉरन सिग्नल भी आ जाता है कि वीक सिग्नल है। तो आप दोबारा से बेटा आ जाए, मेरे पास ये सही चल रहा है। अच्छा जी अब देखें, हाँ जी अब ये देखें कि x1 to x2 ये इसकी टोटल लेंथ के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जी y dx इंटीग्रल फ्रॉम बाउंड्री x1 to x। तो अब ये जो इस तरह की डायग्राम होती है ना, इस तरह की बेटा, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं ट्रेपीजाइड। ट्रेपीजाइड इंटीग्रेशन की जुबान में ना ट्रेपीजाइड इसको बोलते हैं। तो ट्रेपीजाइड का फार्मूला होता ही ये है कि 1/2, इसको कहीं किसी और वक्त पे हम देखेंगे कि क्यों ऐसे होता है कि 1/2 y2 प्लस y1 कि जी यहाँ से y2 प्लस y1 2 प्लस y1 इंटू x2 माइनस दिस वन, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के अगेंस्ट आप ले रहे हैं ना, तो ये लेंथ जो है ना यहाँ से आप ये इसको ऐड कर लिया। ऐड क्यों किया, बेसिकली ऐड इसलिए किया कि दिस वन प्लस दिस वन डिवाइड बाई 2। बात की समझ आ गई ना।
कि दिस वन डिवाइडेड बाई 2 और ये इनका डिफरेंस, तो आपने ये बाउंड्री जो है ना ये निकाल ली, ये एवरेज ले लिया वाई का और ये जो है ना आपने डिफरेंस ले लिया। तो इस तरह से ये जो डायग्राम होती है ना इसको ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। आगे ट्रेपेजॉइड के कुछ फार्मूलाज भी होंगे, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ इस फंक्शन को देखें कि अब इस फंक्शन को पढ़ने से पहले जो है ना मैं कल भी आपको बता रहा था कि ये कुछ गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है कि इफ वाई इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट इंटीग्रल इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि अगर आपका नॉन जीरो है तो वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये आपको मैं बताता हूँ क्या हूँ, पिछली स्लाइड में जाएंगे। इफ सेगमेंट इज ट्राइएंगल इंटीग्रल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज ए पैराबोला, ये भी इस तरह से है। इफ y इज इक्वल टू 0 द इंटीग्रल रिमेन्स प्रीवियस कंडीशन, कि जी अगर 0 है तो वो 0 0 ही रहेगा, ठीक है ना। इंटीग्रल मूव्स अप और डाउन फ्रॉम प्रीवियस लेवल, नो सडन जंप, बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट आर गुड रेफरेंस लेवल्स। अब आप इन कंडीशंस को ज़हन में रखें। आप यहाँ आप देखें कि देखें ये जो है ना यहाँ पर ये कांस्टेंट है वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। ये वो कह रहा है कि जी वो उसकी कंडीशन जो है ना 0 के ऊपर वो 0 ही रहता है। अच्छा अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू सेम रहती है कि -20 रहेगी या 20 रहेगी, ये सेम रहेगी। इस तरह से ये 0 रहेगा और ये जो है ना वैल्यू ये दिस मल्टीप्लाइड दिस, ये -10 ही रहेगा, -30 रहेगा, -30 रहेगा, क्योंकि ये देखे ना ये 10 -1 2 3, ये 3 वैल्यू हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी कि जी ये 40 आ गया, ये 0 आ गया, ये उसी तरह से रहा, अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसी तरह से रहेगा, और ये उसी तरह से रहेगा 20, ये 0 आ गया और ये -30 इस तरह से आ गया। और इस तरह से आप एरिया अंडर द कर्व जो है ना अगर आप निकालना चाहें, ठीक, माइनस ये देखे ना, इसके देखे ना ये 2 है ना, ये 2 है, इसकी x जो है ना 2 है, यहाँ x 3 है, यहाँ दिस माइनस दिस कितना हो गया 3, दिस माइनस दिस 3, 12 -9 3 को इससे जरूर दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये -30 आ गया, ठीक है ना। 2 - 0 है, आगे समझ, और ये 0 है, ये इंक्रीज या डिक्रीज जो है ना सेम रहेगा। तो ये इसका जो है ना रूल हमने वो तय कर लिया। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 0 to x आप इसको इस तरह से शो कर लें, ठीक है ना आप। अच्छा अब इसके बाद जो है ना ये कुछ ये वैल्यू है, आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे जब आप। तो अब इंटीग्रल फॉर्म आपका बन गया इस तरह से जनरल फॉर्म कि जी अब आप अगर एरिया अंडर द कर्व लेंगे तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। आई अगर आप निकालेंगे तो ये देखें ना दोबारा से ये आप इस तरह से इसको इसकी बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इसके इंटीग्रल रूल्स हैं कि देखें आप इंटीग्रेशन कहाँ लगाते हैं, एरिया के अंदर लगाते हैं, वॉल्यूम के अंदर लगाते हैं, और आप कोई जो है ना जी कोई सेंट्रल पॉइंट लेके उसके ऊपर लगा सकते हैं। बट इट इज़ ऑफनली यूज टू फाइंड द एरिया अंडरनीथ द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ, ये आप लेते हैं। तो आप देखें कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वेरिएबल का ये देखो ना स्केयर बाई 2 हो जाएगा, स्केयर का ये होगा, और रेसिप्रोकल का ये होगा, ये मतलब लॉग नेचुरल, और एक्सपोनेंशियल का चेंज ही नहीं होगा, ये उसी तरह से रहेगा, और ये भी सकता है, ठीक है ना, ये वैल्यू हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप जो है ना जी इसके ऊपर देखें कि जी ये लॉग नेचुरल का ये रहेगा, ये आपको जुबान जब फंक्शन है, कॉज है ये साइन हो जाएगा, साइन है तो माइनस कॉज हो जाएगा, सीकेंट है तो टैन है, ठीक है ना जी। अच्छा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट ये हो जाएंगे, पावर रूल जो है ये वाले हैं, सम रूल जो है ना ये है, डिफरेंट रूल वगैरह 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 वगैरह। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। फिर ये कुछ ये कॉमन इंटीग्रल है जो आप याद रखते हैं, ये आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ रूल हैं, इस तरह से आप ये लगा सकते हैं। अब हम दोबारा से आते हैं, डिटरमिन द फॉलोइंग इंटीग्रल ईच केस,
सर z इज इक्वल टू जी सर आज के लिए बहुत है ना सर ये आप स्लाइड्स शेयर करेंगे? हाँ क्यों नहीं बेटा, शेयर कर दूंगा। ये सर ये स्लाइड्स का ये अभी देखे ना, ये स्लाइड काफी सारी 104 तक हैं, लेकिन अभी बहुत सारा हमने इसके अंदर, सुन लें थोड़ा सा ना, 2-3 मिनट और दें मुझे काइंडली, कि देखें ये जो है ना, ये जो है ना, ये एग्जांपल है, ये आप कर लेंगे, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ठीक है ना, ये इसी हिसाब से ये देखें ना, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, और ये इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर भी दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या फर्क है, नया तैयार किया है ताकि आप लोगों को इसका पूरा आइडिया हो जाए। जिस तरह से पहली स्लाइड या दूसरी स्लाइड ये की है ना, उसके ऊपर मैंने बाकायदा ये एक पूरी रिसर्च करके आपके लिए निकाला है, वो एक अलग से लेक्चर होगा, तो लिहाजा ये आप देख लें इसको। अच्छा, इसके बाद मतलब इसको डिटेल में हम नेक्स्ट देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसी तरह से ये एग्जांपल है, ये आप कर लेंगे, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। ये अगर आपने सिमुलेशन करनी हो ग्राफ के ऊपर, ये अगर ये जो है ना, ये अगर आप मुझसे सीखना चाहेंगे, ये जो है ना इसके ऊपर है, मैट लैब के ऊपर, मैट लैब के ऊपर जो है ना, ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इसको आप बल्कि मैट लैब पे लोग करवाते हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी को हम देखेंगे, अगर टाइम मिल गया हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये अलग से एक लेक्चर होगा बाकायदा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हम यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना वो करते हैं शुरू, कि देखें ना, ये देखें ना, रीमन सम, ये रीमन सम वो उसी तरह से, अब चूंकि आपकी बेस बन गई है ना, ये रीमन सम आपने ले लिया, कि देखें ना सब इंटरवल आपने बना लिए। अब आपने ना स्लाइस की बजाय आपने इंटरवल बना लिए, तो ये पार्टीशन जो है ना, ये आपकी इंटरवल बन गई, ये पार्टीशन टोटल 0 से लेके 4 तक, और इसके हमने ये लिया और रीमन सम हमने ले ली, तो रीमन सम है। इसी तरह से ये रीमन सम, अच्छा रीमन सम में ना एक होती है, इसको कहते हैं कि पार्टीशन जो है ना, टोटल पार्टीशनों का आप कहते हैं नॉर्म, नॉर्म या नॉर्म। ये नॉर्म इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि जी आप इसकी वैल्यू को जो है ना आप स्क्वायर अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ताकि वो रहे भी वही वैल्यू वही रहे, लेकिन उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर या सब का सम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है ना जी। ये इसको कहेंगे नॉर्म। नॉर्म के ऊपर काफ़ी सारा वो लेक्चर दिए जा सकते हैं, पता नहीं आपका अगर कोर्स में हो तो और भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये नॉर्म बेसिकली यही होता है कि जी आप उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको आप ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि जी अब आपके पास ये एक जनरलाइज फॉर्म बन जाएगी कि जी एरिया, अब देखिए नॉर्म का मतलब ये कि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू, दिस अप्रोचेस टू 0, दिस पार्टीशन अप्रोचेस टू 0, sum of all fx cx fcx delta x. So if partition is, if p is partition of the interval ab, तो इस तरह से आप जो हमने 2-3 स्लाइडें देखे ना, समझ आ गई होगी आपको कि जी कैसे हमने ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ गई हैं कि जी पहले हमें समझ नहीं आ रही थी। तो अब जो है ना जी आप डेफिनेट इंटीग्रल जो है ना आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम जो है ना ये अगर हमने डेल्टा एक्स निकालना है तो ये जो है ना टोटल एन मतलब देखे ना बी माइनस ए डिवाइडेड बाई तो डेल्टा एक्स, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स आप इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जी डेल्टा एक्स आप कैसे कहें, मैथ की ज़ुबान में आप कैसे, पहले तो हमने वो ऐसे लिखा था ना, स्लाइसेस बनाए थे, अब मैथ की ज़ुबान में मैं बता रहा हूँ कि मैथ की ज़ुबान में आप कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब आप देखें ये लेबनिज़ कि ये रीमन सम, ये लेबनिज़, ठीक है ना जी। लेबनिज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सिमिलर नोटेशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। अब ये ना लेबनिज़ सम ये आ गया आपके पास, ठीक है ना जी। अब इसके बाद आप देखें ये लेबनिज़ सम जो है ना ये कैसे आपके पास ये सारा ये डिफाइंड हो गया। ये देखें इसके अंदर ये जो है ना इंटीग्रेशन सिंबल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इंटीग्रैंड और ये वेरिएबल इंटीग्रेशन डमी वेरिएबल जिसको आप बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ डमी वेरिएबल बिकॉज आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल चूजन,
कि जी ये डमी वेरिएबल का मतलब ये कि पॉइंट डॉट बिल्कुल छोटा होता है, इसलिए इसको डमी वेरिएबल का नाम दे दिया। अब आप ये देखें कि आपके पास जो है ना जी ये कोई एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल दूसरी हैं। ये ट्रेपीजाइड है, ये देखें ना, ये ट्रेपीजाइड है कि ट्रेपीजाइड का फार्मूला यहाँ पर कैसे लगेगा। ये देखें ना, ये एरिया जो है ना यहाँ इसने निकाल दिया कि दिस प्लस 1, ये एरिया जो है ना डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज, और x4 है। ये एग्जांपल वही है, इसको आपने हल कर लेना है आपने, ये आपको मतलब आसानी है आपके लिए। अच्छा, अब ये देखें और ये फंक्शन होंगे सम, रीमन सम, ये प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टीज में उसी तरह से आ जाएगा कि जी सब इंटरवल हैं और ये इसका रीमन सम है, ठीक है ना जी। अच्छा, ये बात की समझ आ रही ना, ये उसी तरह से है, ये मेरे ख्याल उसी तरह से आएगा, ये वही दोबारा आ गए। अच्छा, अब ये डेफिनेट इंटीग्रल और ये आपके एरिया अंडर का ये इसके मैं मतलब ना अब आसानी से आप इसको सारे को लेक्चर को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ रूल हैं, ये रूल आपको आते हैं, अगर कोई कमी बेशी हुई तो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है ना जी। ये मतलब ना टोटल आपका लेक्चर जो है ना, आप ये ट्रेपेजाइड रूल है, ये ट्रेपेजाइडल रूल कैसे यूज़ किया जाता है, ये कुछ सिम्पसन रूल है, ये कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर आप अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं जो है ना, अनकॉन्शियसली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको स्ट्रीम लाइन इसलिए कर दिया है कि ये आप देखें ना, ये सिम्पसन रूल आपने किया, देखें ना, एक्स स्क्वायर, ये एच क्या है, इसकी हाइट है, और ये दूसरा क्या है, ये एन एक नंबर ऑफ, ये अब स्लाइसेस की सूरत में आप जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप पूरा लेक्चर अब आपका आपके सामने है। अगर कोई कमी बेशी हुई तो नेक्स्ट टाइम आपने मुझे बतानी है कि इसके अंदर अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह ताला हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और इसको हम जो है ना जी दोबारा से देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कल वाला जो होगा ना, परसों वाला, उसमें मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और इस तरह की चीज़ें, ताकि आप लोगों को ये समझ वेलोसिटी और ये क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर क्या फ़र्क होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसलिए वो 2-3 स्लाइडें मैंने जान के छोड़ दी हैं ताकि आप लोगों को परसों जो है ना अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को कोई समझ ना आई हो तो मैं हाजिर हूँ। अगर कोई स्टूडेंट, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मैं अवेलेबल हूँ। अगर कोई क्वेश्चन, जी बेटा, जी बेटा। सर हमें मिथ्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और कितने रेड क्वेश्चन देखें बेटा, आएंगे। देखें ना, वो कहते हैं कि जब आप किसी होटल में एंटर होते हैं ना बेटा, तो होटल की अंदर उसकी खुशबू से ही आपको पता चलता है कि मसाले कैसे हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब मैं आपके साथ 4, 5, 6 लेक्चर ले चुका हूँ। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको सही इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मैथ के स्टूडेंट नहीं बनाना चाह रहा, मैं आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ। मैं देखें ना, मुझे ना, मैं वो किसी बेटे जी फलानी बुक, फलानी थोड़ी बुकें हैं मेरे पास, वो पढ़ी है, वो क्रेज़क की बुक पढ़ी है, उसके 2000 पेज हैं, वो अच्छा खासा 5 किलो का वजन है उसका। तो आप सारी उम्र भी पढ़ते रहें तो पूरा मैथ नहीं पढ़ सकते। तो आपके पास होते हैं 6 महीने सेमेस्टर, तो उसके अंदर जो है ना आपने मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप देखें ना, आज जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको आ गया, अब आप मुश्किल से मुश्किल इशू जो है ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना ज़्यादा जोर देता हूँ, ठीक है ना जी। तो पेपर में भी उसी तरह से आया है, जो मैंने क्लास के अंदर बोला, जो मैंने इन रिटन दिया, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, उसके 1 इंच आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। बात की समझ आ गई सर? हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन है, उसमें नैरेटिव क्वेश्चन भी होंगे, उसमें कुछ थ्योरेटिकल भी हैं, लेकिन आपने वो जो आपके पास चंद चीज़ें हैं ना, उनको रटा लगा देना है, चाहे असाइनमेंट की सूरत में है, चाहे स्लाइड की सूरत में है, चाहे फिजिकल वो इसकी एंटिटी की सूरत में है। तो उन्हीं के अंदर रहना है आपने, कहीं आगे पीछे नहीं जाना बेटा, कहीं भी नहीं जाना, इन्हीं में आएगा। इन्हीं को अगर आप कर लें तो 100% मार्क्स भी आप ले सकते हैं, 100/100 भी ले सकते हैं।
100 मार्क्स भी आप ले क्वेश्चन सकते। है जी जी बेटा जी बोलें, बोलिए। सर, जो लेबनिज थ्योरम है हाँ आपने जी बताया, जो लेबनिज है हाँ जी हाँ जी, उसमें सर वो स्लोप वाला फार्मूला नहीं लगता, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये वही है, वो सेम ही वो वही तो फार्मूला है सेम ही बच्चे, वही तो फार्मूला है। ये देखे ना, ये स्ट्रेट लाइन का फार्मूला ही तो है। लेकिन ना जरूरी तो नहीं है कि हमारी वो हर जो है ना, हर ग्राफ जो है ना, वो जो है ना वो आपका स्ट्रेट लाइन हो। तो वो मैंने आपको बताई ना स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 अगर आप आ जाएं उसके ऊपर, 1 मिनट में ये दोबारा से मैं ले लूँ, 1 मिनट में आपका लूँगा ये, चूंकि ये यहाँ से ख़त्म हो गया ये, 1 मिनट में दोबारा से स्लाइड नंबर 1 पे आप मैं समझाता हूँ। आप जो आप बात कर रहे हैं ना, स्लाइड नंबर 1 जो है ना वो है आपकी स्ट्रेट लाइन फार्मूला, उस पर लगेगा। लेकिन चूंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल, तो ठीक है ना, आप ये तो नहीं ना कर रहे कि जी आप बार बार वो करेंगे। आपके पास तो ग्राफ है, आपने ये भी नहीं देखना ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है या दूसरा ग्राफ है, आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना जी। तो इसलिए इंटीग्रेशन का वो फार्मूला बन गया है। लेकिन एक होता है फ्लो जो है ना, स्टेट फ्लो। देखे ना ये अभी, सॉरी मैं आ नहीं रहा, मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको डायग्राम दिखा दूं, ताकि आपका ये आंसर जो है ना आपको क्लियर आ जाए। ये देखें, एक ग्राफ मैंने 2 ग्राफ इसीलिए डाले थे, ठीक है ना, मैंने दोनों ग्राफ इसीलिए डाले थे कि जी ये एक ग्राफ जो है ना स्ट्रेट लाइन का, एक जो है ना दूसरा है, ठीक है ना जी। अब स्ट्रेट लाइन का और दोनों का हमने रूल बनाना है, तो पानी उतना ही है, ठीक है ना जी, पानी उतना ही है। तो आपने जनरलाइज्ड फार्मूला बनाना है इंटीग्रेशन का और डेफिनेशन का, कि आपने उसको वॉल्यूम के अंदर देखा कि जी आपने फ्लो को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, चाहे टैब के अंदर जो है ना पानी कांस्टेंट आ रहा है, चाहे इंक्रीजिंग कंडीशन में आ रहा है, चाहे कैसे आ रहा है, आपने सिर्फ ये देखना है कि इंटीग्रेशन का फार्मूला सही लगा है या गलत लगा है, ठीक है ना। 1 मिनट ये स्लाइड खोल ले, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में आपको ना, बल्कि 1 मिनट से भी आधे हिस्से में आपको इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। 1 मिनट बेटा, सिर्फ 1 मिनट। ये देखें, ये मैंने इसीलिए आपके सवाल का जवाब इसके अंदर डाल दिया। देखें ये है, ये जो है ना ये कांस्टेंट फ्लो रेट है, ये देखें ये कांस्टेंट फ्लो रेट है। लेकिन उसका जो ग्राफ होगा ये देखें ना, ये आपका स्ट्रेट लाइन का है, समझ आ गई ना। ये जो इंटेग्रल जो है ना इसका स्ट्रेट लाइन का, ये एक्स बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़े। अच्छा इसी तरह से ये देखें इंक्रीजिंग का ग्राफ है, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है। इंक्रीजिंग का देखें इंटीग्रेशन आकर ये देखो ना, ये इसका ऐसे बन गया, ये इस तरह पैराबोला ग्राफ बन गया, ये देखिए ना ये पैराबोला। अगर डिक्रीजिंग का होता तो ये ऐसे होता है, एक्सपोनेंशियल बनता है, ये एक्सपोनेंशियल बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखें ये। अच्छा आपने क्या करना है, आपने एक जनरलाइज्ड फार्मूला बनाना है कि जी जनरलाइज। देखें आप जनरलाइज फार्मूला कैसे बनाएंगे, आप एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो बनाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आप बड़े बनाएंगे ना टिप, तो यहाँ एरर आ जाती है। यहाँ देखिए ना, ये एक यहाँ आकर आपने डब्बा बनाया, यहाँ पर स्लाइड बनाया तो वो एरर आ जाता है। दूसरा बनाया, आप देखें यहाँ पर एरर निकालने का एक और तरीका भी होता है, लेकिन इसमें एरर जो है ना आप जो है ना उसी सूरत में एरर अवॉइड करते हैं। देखिए ना, ये देखिए ना, यहाँ ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये एरर है बेसिकली। ये एरर उस सूरत में निकलती है जब आप ये एक्स डेल्टा एक्स छोटे बनाएंगे। देखें ना यहाँ एरर ज्यादा है ना, ये एरर इसके अंदर कम हो गई, ये इसके अंदर और एरर कम हो गई, ये एरर और कम हो गई। तो इसका मतलब ये आप जब डेल्टा एक्स और डी एक्स अप्रोच 0 करेंगे ना, तो ये एरर खत्म हो जाएगी खुद ब खुद और आपका आंसर सही आ जाएगा। तो इसीलिए देखे ना, चाहे ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो इस तरह का हो, चाहे ऐसा हो, जहाँ एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो डेल्टा एक्स जो है ना और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डी एक्स अप्रोचेस 0, तो वो आपका ग्राफ जो है ना, चाहे जिस तरह का भी ग्राफ हो, वो आपकी इंटीग्रेशन जो है ना सही आएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है सर। आपने ना जब ग्राफ बनाया था ना, तो एक्स एक्सिस पे आपने dx लिया था, तो dx एक पॉइंट पे था, एक पॉइंट पे वैल्यू 0 नहीं होती। नहीं, आप देखें मेरी बात, एक पॉइंट पे वैल्यू जो है ना 0 अपना कहें, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। देखें अब आप देखें ना, अब आप प्रोबेबिलिटी जब आप लेते हैं, कुछ वैल्यू उसकी डेल्टा अप्रोचेस टू 0 नहीं है, अप्रोचेस टू 0। बात की समझ आ गई ना, अप्रोचेस टू 0। सर समझ आ गई है।
थैंक यू बेटा। सही अगर है कोई सर। और सवाल किसी का है तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं हाजिर हूँ। बहुत सर शुक्रिया। जी जी। नहीं नहीं सर सर, कोई सवाल नहीं ये है क्योंकि स्लाइड्स चेंज कर दी, शेयर कर दी स्लाइड्स। स्लाइड मैं ना ऐसे करूँगा ना, आपके सीआर को भेज देता हूँ, ठीक है ना जी। तो वो आपको फिर ईमेल कर देंगे, क्योंकि उन्हीं का नंबर मेरे पास है। तो तलहा साहब का, तलहा साहब सुन रहे हैं? मिस्टर तलहा, यस सर मैं तलहा कर बेटा, लूंगा सर। आई सल्यूट यू कि आप देखें, ये जो सीआर होता है ना, सीआर टीचर के और जो है ना स्टूडेंट के दरमियान जो है ना, ये ब्रिज का काम कर रहा होता है। तो ये इसकी तालियां नहीं, इसको जो एडवांटेज मिलेगा ना नौकरी में, सबसे आगे होंगे ये, कि जी इनको जो है ना मैन हैंडलिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये सर्विस कर रहे हैं, ये मैन हैंडलिंग बेसिकली सीनियर से कैसे बात करनी है, जूनियर से कैसे बात करनी है। तो इसलिए बेटा ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी जो है ना हर एक में नहीं होती, चलें हर एक सर, में नहीं सही होती। है, अल्लाह हाफिज। अगली तो क्लास है। हाँ इंशाल्लाह बाकी बातें बाद में। बहुत शुक्रिया, परसों इंशाल्लाह माशाल्लाह मुलाकात। जी बेटा, जी जी जी। आप क्या बात करना चाह रही हैं? मेरी तारीफ अल्लाह करना हाफिज चाह हो रही रही थी सर, अल्लाह हाफिज। जी हैं? हाँ जी, सर। बहुत अटेंडेंस लगा ले सर। सर वो आपकी नहीं अटेंडेंस। मेरी तारीफ कर रही थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बेटा, आपके इसी की तारीफ मैंने ले ली। अच्छा बस थैंक यू सर। ये तलहा आप ना इनकी अटेंडेंस ले लें बेटा। देखें मैंने इनको रूल दे दिया है, जो अटेंडेंस तलहा मुझे देंगे ना, वही अटेंडेंस जो है ना मेरे पास फाइनल होगी, ठीक है? तो सर आप अटेंडेंस का क्या है सर, बच्चे आपको पता है क्लासें ले रहे हैं सारे। ये तो गलती वाली बात होगी। बहुत सारी बातें करने वाली नहीं होती बेटा, ठीक है? बात बात करके ना बात का सत्यानाश कर देते हैं, खामोश हो जाएं बस, ठीक है ना जी। चलें सही है सर, अल्लाह हाँ, हाफिज। तो अगर करेंगे तो तलहा और मेरे दरमियान आपकी अटेंडेंस का मामला है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो अल्लाह मच। हाफिज।